Markets change fast, but investor behavior changes faster. One week it's panic, the next it's FOMO. And portfolios often get reshaped by noise instead of need. So, how do investors know when a market move actually needs action? How do they avoid chasing top funds and switching too often? And how do they stay aligned to their goals when opinions are louder than plans? In this conversation, we have with us Mr. Gaurav Gupta, who is the director at HMG Capital, draws from years of guiding individuals, families, and NRI investors through shifting cycles with a planning first lens. A certified financial planner with a master's degree from Delhi School of Business. He focuses on building review habits and decision frameworks that keep portfolios tied to real goals. In this episode of Nivesh Pe Charcha, we explore investor behavior traps, how to stay goal aligned despite market noise, and we discuss what drives impulse switches, why best fund thinking can backfire, and how a structured review process helps investor act with intent. Let's dive in. नमस्कार गौरव जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस कॉन्वर्सेशन. इट्स अ प्लेजर हैविंग नमस्कार यू. सुमित जी. सर, मैं आपसे आज बहुत कुछ सवाल पूछने वाला हूँ इन्वेस्टर बिहेवियर को लेकर, जिसमें से मेरा पहला बिल्कुल. सवाल ये है कि ये बताइए कि ऐसा किस तरीके का बिहेवियर ट्रैप है जिसमें इन्वेस्टर फंस जाते हैं कि अच्छे फंड्स चूज करने के बावजूद उनको बहुत अच्छा ओवरऑल रिटर्न नहीं मिलता. सर, मैंने जो अब तक अपने मतलब जितना भी मैं काम जितने सारे मुझे हुए काम करते हुए और मैंने देखा है तो लोग ना अपनी प्रॉब्लम को छोड़ के दूसरे की प्रॉब्लम सुन के रिएक्ट ज्यादा करते हैं. कोई ओके. अगर बोलता है कि मार्केट गिरने वाली है तो उस पर रिएक्शन दे देंगे, कोई बोला बढ़ने वाला तो उस पर रिएक्शन. ये नहीं अच्छा. सोचते कि भाई जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है या जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं पिछले 15 साल 20 साल से, तो उसका क्या व्यू है, पहले उसका सुने बिना अभी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. तो उसकी जैसी मैंने देखा कि बिहेवियर की उस मतलब उस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि काफी चेंजेस फंड को चूज करने में, एग्जिट करने में, एंट्री करने में काफी जो इन्वेस्टर है वो प्रॉब्लम करता है. तो ऐसा होता है आपके साथ कि आपके पास इन्वेस्टर्स के कॉल आते हैं कि उन्होंने किसी से सुना है या फिर उन्होंने कोई सोशल मीडिया पोस्ट देखा है तो उस वजह से वो अपना कोई जी जी. डिसीजन लेना चाहते हैं और फिर आप उन्हें सर समझाते काफी हैं. बार सर काफी बार होता है. कई बार क्या होता है कि हमें हर ज्ञान को लेना जरूरी नहीं होता. क्या पता आपके लिए वो हो ही ना. आप एक डेट वाला इन्वेस्टर है, उसके लिए इक्विटी मार्केट क्या लेना देना है करेक्ट. कि इक्विटी मार्केट में क्या हो रहा है. उसको अगर पैसा अपने शॉर्ट टर्म फंड्स में डालना है तो वो अपना लिक्विड शॉर्ट टर्म और अल्ट्रा शॉर्ट कैटेगरीज में लिक्विड फंड्स में जाता है. बट वो देखता है यार मार्केट गिर रही है तो मैं इसको चेंज कर दूं, जबकि उसका कोई इससे वो लेना देना नहीं है. तो ये भी बहुत बार होता है. और आप देखते होगे कि कैसे जैसे मार्केट जब डिप करती है तो लोग अपनी एसआईपीज रोक देते हैं और बिल्कुल. कैसे इस पैटर्न को ब्रेक किया जाए कि लोग ये समझें कि दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड. सर सोशल मीडिया का ना हमारी इस लाइफ में काफी इम्पैक्ट अब स्टार्ट हो गया है. हम चाहे एसआईपी स्टार्ट करनी है उसके लिए भी और एसआईपी स्टॉप करनी है उसके लिए भी. तो क्या होता है कि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग है, उसकी जरूरतें अलग है, उसके गोल्स अलग हैं. तो कभी कभी क्या होता है जब मार्केट ना सर साइकिल के साथ चलता है, चाहे वो एएमसी हो कुछ भी चीज हो, आपकी लाइफ भी साइकिल, आपकी लाइफ में भी साइकिल्स आती हैं, वैसे एएमसी इक्विटीज हो, हर चीज में साइकिल्स आती हैं. तो कभी कभी क्या होता है आपने एक गोल ओरिएंटेड एसआईपी डाल रखी है जिसका आपने सोच के चला है कि भाई मैं तो 15 साल बाद मुझे पोर्टफोलियो देखना है, मुझे पैसा चाहिए. बट मीन टाइम आप बीच बीच में साइकिल्स की वजह से ना क्या होता है कि आप उनको स्टॉप कर देते हो कि भाई आज तो मार्केट खराब चल रही है, स्टॉप कर देता हूँ. जब मार्केट बढ़ एक्चुअली में एसआईपी इसलिए तभी ज्यादा अच्छी रहती है जब आप मार्केट गिर रही हो और आपकी एवरेज आउट हो जाए, तो उस टाइम पे ज्यादा एसआईपी करनी चाहिए. बट जिसको नॉलेज पूरी नहीं होती या फिर उनके पास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सारथी नहीं होते, तो वो क्या होता है वो मार्केट के फ्लो के हिसाब से अपना डिसीजन बनाने लग जाता है कि मार्केट गिर रही है तो मैं स्टॉप कर दूं, बढ़ रही है तो मैं स्टार्ट कर दूं. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर की जरूर सुननी चाहिए. तो आपको आपको ऐसा खुद पर्सनली देखने को मिला है कि लोग बंद कर देते हैं एसआईपीज मार्केट डिप्स के टाइम पे? सर देखो, मेरा जो क्लाइंट है जब तक जितना रहा है उसके हिसाब से 10-15% तो जरूर मैं कह सकता हूँ कि 10-15% एसआईपीज में जरूर फर्क आता है. बट जो विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर्स कर रहे हैं या फिर अपने आप कर रहे हैं या फिर दोस्तों के कहने से या रिलेटिव से कहने से या फिर सोशल मीडिया को देख के कर रहे हैं, उन पे ज्यादा इम्पैक्ट मैंने देखा है कि वो ज्यादा एसआईपीज को बंद करते हैं और स्टार्ट करते हैं. उनका काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस काफी रहती है इस चीज को लेके. गौरव जी, ये बताइए कि कैसे ओवर कॉन्फिडेंस या फिर हर वक्त टॉप परफॉर्मिंग फंड चूज करने से लॉन्ग टर्म में किस तरीके का नुकसान होता है? सर दो चीजें हैं. अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई हर चीज की एक साइकिल होती है, वैसे ही क्या होता है टॉप परफॉर्मिंग फंड क्या होगा. सर आज किसी एबीसी का एएमसी का परफॉर्म कर रहा है बहुत अच्छा फंड, पर उनके अंदर भी सर उनकी वो ना अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज प्ले करते हैं. तो जरूरी नहीं है हर स्ट्रेटेजी हर टाइम सेम रहे या वो हर टाइम फंड जो है क्रोटाइल वन में रहे.
तो हो सकता है वो आज कोई क्वार्टाइल वन में है, फिर 6 मंथ लेटर वो क्वार्टाइल टू में, थ्री में, फोर में आ जाए। तो आप क्या होगा, नॉर्मल क्लाइंट क्या होगा, अगर आप उसका गोल ओरिएंटेड नहीं होगा वो एसआईपी, तो वो उसमें बंद कर देगा जैसे वो क्वार्टाइल टू में आएगा, और जो क्वार्टाइल वन में आएगा उसको पकड़ लेता है। तो उसको स्विच आउट करने के चक्कर में ही ना कभी कभी क्या होता है, वो अपना लॉस कर बैठता है। और वो हमेशा सिर्फ ये सोचता है कि मैं टॉप परफॉर्मिंग फंड चेज करूं या चूज करूं, बट वो कभी हो नहीं पाता। एएमसी की भी साइकिल्स होती है, लाइफ की भी साइकिल्स होती है, फंड की भी साइकिल होती है। तो हमें ओके। बट अपना गोल्स के जुड़ के ही हमें आगे तक अपना मतलब पोर्टफोलियो को, एसआईपीस को रन करना चाहिए। प्लस साथ में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो जरूर उसको चेंज बीच में चेंजेस भी करने चाहिए। अपने डिस्ट्रीब्यूटर से आप बात करिए कि भाई ये अगर इसमें डिप आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या आपने फंड में जैसे कुछ समझा या नहीं समझा, तो वो भी बहुत जरूरी हो। और सर आप ये बताइए कि आपके पास आई एम श्योर आपके पास अलग-अलग तरीके के क्लाइंट्स आते हैं। तो क्या जी। ऐसा है कि अब जो नई वर्कफ़ोर्स आ रही है, जिसको हम जेन ज़ी बोलते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, क्या वो ज़्यादा इम्पेशेंट दिखते हैं आपको? ऐसा कुछ है या इज़ इट ऑल जस्ट र्यूमर्स, एक बस ब्रांडिंग हो गई है कि जेन ज़ी वैसे होता है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, दोनों फर्क है दोनों चीजों में। अब क्या होता है, पहले ना हमारे पास इतना एक्सेस नहीं रहता था डे टू डे मार्केट को, अपने पोर्टफोलियोज को देखने का। तो आप पुराने इन्वेस्टर्स को अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है कि वो ज्यादा पेशेंटली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाए और ज्यादा पैसा बड़ा बना पाए। यहाँ की जब जेंजी है वो क्या करता है, आज ये अच्छा चल रहा है इसमें डाल दिया, आज ये एनएफ आ गई जिसकी एड आ गई उसमें पैसा डाल दिया। बट क्या पता उसके लिए वो चीज है ही नहीं। अब कई बार सेक्टर कॉल्स होती है, हो सकता है आपको वो चाहिए ही नहीं, हुँ, बट हुँ। क्या होगा उसकी ऐड आ रही है तो मुझे वो जरूर चाहिए। अच्छा। अब कभी कभी कुछ फंड ऐसे होते हैं, लिक्विड फंड की ऐड आ रही है, अरे आपको लॉन्ग टर्म पैसा बनाना है, लिक्विड फंड में आपको जरूरत ही नहीं उस पैसे को डालने की, बट ऐड आ रही है और वो उस पे सोशल मीडिया पे ज्यादा हिट हो रहा है तो उसमें एंट्री कर जाते हैं। तो जेनजी बहुत ज्यादा इम्पेशंस है मैंने जो अब तक देखा है। प्लस जो डेली पोर्टफोलियोज को देखता है ना, वो ज्यादा मैंने देखा है रिएक्शन ज्यादा करते हैं पोर्टफोलियो को चेंजेस को लेकर। बट अगर आप जितने भी पुराने पोर्टफोलियोज देखेंगे, उनका आज भी जो भी अच्छा पोर्टफोलियो बने हुए हैं जिनका अच्छा रिटर्न्स आ रही है, उन्होंने डे टू डे मार्केट को नहीं देखा है। ये चीज मैं अपने पोर्टफोलियो में भी अप्लाई करता हूँ हमेशा। मैंने सोचा है कि मैं जो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू है 1 ईयर में मिनिमम करूंगा करूंगा, तो मैं 1 साल से पहले अपने पोर्टफोलियो नहीं देखता, बट मैं ये जरूर ट्रैक रखता हूँ कि मेरी जो एसआईपी है वो सही जा रही है। तो ओके। आपका एसआईपी का जानना कंसिस्टेंट होना चाहिए, ना कि मार्केट को देखना। मार्केट तो बिहेव करेगी, आपका जो रिएक्शन है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वो आपकी हमेशा हेल्प करेगा। जैसे आपने बताया कि बार-बार चेक नहीं करना चाहिए, एक इंटरवल पे ही चेक करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो। उससे जो है आप थोड़े पेशेंस हो जाएँगे क्योंकि आप फिर रेगुलर आपको इम्पेशंस फ़ील नहीं होगी। और क्या तरीके हैं जिससे कोई इम्पेशंस को ख़त्म करें ताकि ये रॉन्ग डिसीजंस ना हो? सर इम्पेशंस खत्म नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है। बट क्या होता है, एक ना आपको किस, जैसे महाभारत में अर्जुन के पास भी कृष्ण जी थे, वो उनके सारथी थे। हुँ, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करना जरूरी है, ना कि उस पर रिएक्शन देना। तो ओके। वैसे ही क्या होता है सर, जो आप जैसे आप किसी भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पढ़ते हो या जिसको भी आप अपना सलाहकार मानते हो, जिसको भी आप एक मानते हो कि हाँ वो मार्केट नॉलेज रखता है, तो उससे चीज को डिस्कस करो। हो सकता है आपको रिएक्शन करना हो, या फिर आप बिना बात में आप परेशान हो रहे हैं मार्केट को लेके, और ऐसी कोई बड़ी चीज है नहीं कि जिसमें आपको अपने डिसीजन चेंज करने पड़े, आपको गोल को चेंज करना पड़े। तो इसलिए जो रेगुलर इंटरवल्स होते हैं उसमें आप दोबारा अपने गोल को एक बार देख सकते हो, क्या मैं वहां पे पहुंच पाऊंगा, या फिर हो सकता है मार्केट ज्यादा डाउन है तो क्या मुझे और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि अभी मार्केट बहुत महंगी हो गई है तो क्या अभी मुझे कुछ स्टॉप करना चाहिए। तो अपने गोल के साथ आपको दो चीज होगा, एक रिस्क अलाइनमेंट और अपना गोल, ये दोनों साथ कंबाइन चलते हैं। लोग इसको अलग अलग चलाते हैं। लोग सोचते ओके। हैं कि आज मैं टेम्परेरी कमा लूं फिर मेरे को, बट गोल का नहीं भूल जाते हैं। तो रेगुलर इंटरवल्स पे जो मिलना या बात करना या समझने इसलिए जरूरी होता है कि ताकि आपने गोल को, क्या मैं उधर तक पहुंच पाऊंगा अगर मेरे हिसाब से मार्केट चल रही है और मेरे डिसीजन चल रहे हैं, मेरी ये स्कीम्स चल रही हैं, तो अगर क्या मेरे उसकी वजह से गोल तो हैम्पर नहीं हो जाएगा। हमें सिर्फ पैसा बनाना नहीं है सर, हमें एक चीज के लिए जोड़ना है। करेक्ट। जेंजी जो है वो अभी बस ये सोचते हैं मुझे पैसा बनाना है, उसके पास अभी कोई गोल नहीं है। वो सोचता है कि आज मैंने यार इसकी इस इन्फ्लुएंसर की बात सुनी है तो भाई उसके हिसाब से रिएक्शन करने लग जाएगा। अब दूसरा इन्फ्लुएंसर आएगा कल को, वो हिट होगा तो उसकी बात सुनने लग जाता है। बट क्या आपका गोल किसकी वजह से हैम्पर तो नहीं हो पा रहा, ये हो रहा है क्या उसकी वजह से, ऐसा नहीं कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाए। तो वो हुँ, चीज नहीं होनी चाहिए। आप डिस्कशन करो, इम्पेशंस से रिएक्शन मत दो जल्दी। डिस्कस करो, ये नहीं तुरंत फोन आया कि नहीं मेरा तो एसआईपी बंद कर दो या डबल करो, करेक्ट। ऐसे नहीं। क्या आपको जरूरत है नहीं है, वो चीज आप डिस्कस कर, डिस्कशन जरूरी है ना कि पेशेंट पे रिएक्शन देना। ओके। गौरव जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि कैसे एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर ये देखे, इंटरप्रेट करे शॉर्ट टर्म साइकिल्स को, नॉइज़ को,
कि वो इम्पेशेंटली मतलब इमोशनल होके डिसीजन ना ले, और उसको पता कैसे चलेगा कि ये एक सिर्फ एक छोटे टर्म के लिए है और उसको अभी कुछ नहीं करना? सर वही मैंने अभी आपको जैसे बताया कि डिस्कशन, वो सब बातें डिस्कशन से निकलती हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि मार्केट दो दो तीन तीन साल नहीं चलती, और कभी कभी होता है जो करेक्शन आती है वो सिर्फ एक महीने की आती है। तो मार्केट सिनेरियो, उसके फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं, वो सब चीज़ें पढ़ के समझ के उसके बाद ही वो आगे हम बढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि भाई आज हमने कोई चीज़ सुनी और उस पर रिएक्शन दे दिया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम भी क्या होता है कि हमारा काम सिर्फ ये नहीं है मार्केट को देखना, हम फंड मैनेजर से बात करते हैं, वो हमसे और भी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, समझते हैं मार्केट को, फंडामेंटल्स ट्राई करते हैं। जैसे सर अभी एकदम से वॉर हो गई, तो कुछ लोगों ने बिहेव किया कि वॉर हो गई तो मार्केट गिरेगी, बट उसी टाइम मार्केट सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर गई थी अभी 2024 में। तो अब कभी-कभी और छोटी-छोटी साइकिल्स आ जाती हैं। बट क्या है कि जैसे सर मैंने आपको हमेशा बार-बार मैं यही बात कह रहा हूँ, अगर आपका 15, 20, 25 साल का कोई गोल है, तो उसमें ये छोटी-मोटी साइकिल आएँगी, ये जाएँगी। 2-3 साल मार्केट ऊपर-नीचे बिहेव कर भी सकती है। जब आपका इतना बड़ा पैसा बनता है, तो आप एक वन वन हर टाइम सर मार्केट अप नहीं हो सकती। कुछ डाउन ट्रेंड्स भी आते हैं, अप ट्रेंड्स भी आते हैं। तो और दूसरी बात क्या होता है सर, आपको अपने क्लाइंट का बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ में। कुछ होते हैं जो रिस्क टेकर्स होते हैं, तो उनके लिए वो साइकिल्स बहुत, वो चाहते हैं कि हम साइकिल्स में प्ले करें। बट कुछ है कि वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उनको उस टाइप के फंड्स दो कि जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो। आप उनको स्टेबल फंड्स दे सकते हो, ताकि वो उनके हमेशा वो अलाइन्ड रहे अपने गोल और अपने रिस्क के साथ, और बार-बार वो इधर-उधर ना जाएँ, बार-बार ओके। परेशान ना हो। तो और सर जब उनको लेट्स से किसी का गोल करीब आ जाता है, ठीक है, तब वो हाँ जी। मार्केट को अगर नीचे देखते हैं या फिर ऊपर देखते हैं, तब वो कैसे एनालाइज़ करें कि कब उन्हें पैसे विथड्रॉ करने चाहिए फॉर देयर गोल? हाँ जी, तो सर इसमें 2 चीज़ें हैं। जैसे मान लो आपका गोल है 15 साल के बाद आपको किसी बच्चे की शादी करनी है, या फिर उसकी एजुकेशन है 15 साल बाद। तो सर हाउ वी डू थिंग्स कि हम 10 इयर्स तक तो उसका एग्रेसिव पोर्टफोलियो चलाते हैं, ताकि कोशिश करें उसका पैसा बने। उसके बाद हम उसका रिव्यू करते हैं कि ताकि अब उसके पोर्टफोलियो कल को ऐसा ना हो कि मार्केट एकदम से गिर जाए जब उसको पैसा चाहिए हो। तो हम क्या करते हैं, उससे पहले ही 2-3 साल पहले ही उसको हम कैश आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, लिक्विड फंड्स में, डेट फंड्स में, ताकि उसका जो प्रिंसिपल है, अब वो जो पैसा बन गया है वो सेफ्टी में चला जाए, और धीरे-धीरे वो उसको जब भी चाहता है, कोई एचडब्ल्यूपी के थ्रू जा सकता है, कोई लमसम विड्रॉल भी जा सकता है, तो वो वहाँ से उसको विड्रॉ कर ले। हम उसमें फिर ओके, मार्केट का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अब गोल पूरा हो चुका है, ये नहीं कि अब हमने प्ले करना है उसके साथ। अब वो पैसा जो बनाना था वो हम, अगर आपको 15 साल में पैसा चाहिए तो हम कोशिश करेंगे उसको 10 से 12 साल में कंप्लीट करके, और फिर अपना अलाइनमेंट आपकी हो जाए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी या जो भी आपका गोल था वो आपको मीट आउट हो जाए। हमें सिर्फ पैसा बनाने की सर वो नहीं होता, मेन है कि आपका गोल पूरा होना चाहिए, आपका कैपिटल इरोड नहीं होना चाहिए, और एक स्टेबल, आपको हमेशा एक लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ लॉन्ग टर्म आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी होती रहे, और आपके गोल कंप्लीशन ज़्यादा जरूरी है उस चीज़ में। थैंक यू सर। मेरा लास्ट सवाल आपसे यही है, बेसिकली जो भी आपने सारी बातें कही वो आप इसमें समराइज़ करके बता सकते हैं? कैसे एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एक हेल्प करता है इन्वेस्टर को टू रेगुलेट देयर इमोशन? कैसे वो देखता है कि वो इम्पल्सिव बिहेवियरल डिसीजंस ना ले और वो सही ट्रैक पर रहे? तो डिस्ट्रीब्यूटर काम है उसका हाथ पकड़ के उसको आगे तक लेके जाना, उसको उस नदी को क्रॉस कराना, या फिर उसके टारगेट तक पहुंचाना। तो इसलिए एक डिस्ट्रीब्यूटर बहुत हेल्प करता है उसको अलाइन करने में, उसके रिस्क को देख समझने में। कई बार हम इम्पेशनली, क्लाइंट जो होता है वो इम्पेशनली रिएक्ट करता है, बट उसके पेशेंस को और प्लस उसके गुस्से को भी कह सकता हूँ, या फिर उसके प्यार को मैनेज करना भी जरूरी होता है। जैसे आप अपनी लाइफ को मैनेज करते हो, वैसे ही क्लाइंट को भी मैनेज करना पड़ता है। तो वो भी अच्छा, एक आपका थोड़े इतने इतने सालों में आपकी एक लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है, और सेम क्लाइंट के लिए भी आप अपनी उसकी लाइफ के हिस्से बन जाते हो। ठीक है सर, थैंक यू, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल आवर क्वेश्चंस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सुमेश जी, थैंक यू। This episode comes back to one theme: clarity in decision making. As Gaurav Gupta explains, investors often lose direction not because the plan was wrong, but because actions get triggered by rankings, headlines, and short term moves. The more durable approach is to keep the goals central, review with purpose, and make changes only when the reason is clear. That's where an advisor's role becomes valuable, helping investors interpret cycles, check whether risk and timelines still match the plan, and respond thoughtfully rather than reactively. When the process is strong, market noise becomes easier to navigate and goals stay in focus. Do consult your financial advisor before investing. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.